भारत के पूर्वोत्तर में एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसकी पहचान बनाती है यहाँ की सड़कों पर चलने वाली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन्स। दूर दूर तक फैली हुई हरे भरे चाय के बागान और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट कंचनजंगा। और ये शहर कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, इसका इतिहास सिक्किम, नेपाल और बंगाल के राज्यों से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी में ये इन राज्यों का सीमा क्षेत्र हुआ करता था जहां लेप्चा और भूटिया जनजातियां रहा करती थी। दार्जिलिंग के मूल निवासी लेप्चा और लिम्बू है जो मंगोलियन थे। दार्जिलिंग सिक्किम के चोग्याल के अधीन हुआ करता था जो गोरखाओं के खिलाफ असफल युद्ध में शामिल थे। सन 1780 से गोरखाओं ने दार्जिलिंग पर कई बार अधिकार करने की कोशिश की और 19वीं सदी की शुरुआत तक उन्होंने सिक्किम को तीस्ता नदी तक पूर्व की ओर ले जाकर पूरे तराई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग को अपने अधीन कर लिया और इसे एक हिल स्टेशन के रूप में डेवलप किया। 1841 में आर्चीबाल्ड कैंपबेल ने दार्जिलिंग में चाय की रोपण शुरू की और ब्रिटिश सरकार ने 1847 में चाय नर्सरी स्थापित की। 1879 और 1881 के बीच दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का निर्माण किया गया जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग अपनी सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली यहाँ की वर्ल्ड फेमस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन के लिए फेमस है और साथ ही साथ दार्जिलिंग फेमस है यहाँ की एक्सपोर्ट क्वालिटी चाय के लिए, जिसमें से सबसे फेमस है यहाँ की ब्लैक टी। दार्जिलिंग शब्द दो तिब्बती शब्दों से मिलकर बना है, दोर्जे यानी कि वज्र या फिर थंडर एंड लिंग यानी कि लैंड ऑफ थंडर्स। यानी दार्जिलिंग का लिटरल मीनिंग है लैंड ऑफ थंडर्स। क्वीन ऑफ हिल्स कहे जाने वाला दार्जिलिंग ईस्टर्न इंडिया में सबसे पॉपुलर हिल स्टेशंस में से एक है जहां लोग छुट्टियां बिताना जरूर पसंद करते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं दार्जिलिंग के सफर में। दार्जिलिंग का मेरा ये सफ़र शुरू होता है सिलीगुड़ी से, जहाँ से मैं एक कैब लेकर चल पड़ता हूँ दार्जिलिंग की ओर। महानंदा नेशनल पार्क के घने जंगलों के बीच से होते हुए हमारी कार आगे की ओर चल पड़ी थी। रास्ते के दोनों तरफ हरियाली और दूर दूर बादलों से घिरा हुआ पहाड़ों का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। हमारे ड्राइवर का कहना था कि अगर क्लियर वेदर रहता तो शायद सामने इन पहाड़ों के पीछे कंचनजंगा का एक क्लियर व्यू नज़र आता हमें, लेकिन अफसोस काफ़ी सारे बादल थे पहाड़ों पर और कंचनजंगा अभी दिखाई नहीं पड़ रही थी। देखते ही देखते हम काफ़ी ऑल्टीट्यूड गेन कर चुके थे। हम जितनी ऊंचाई चढ़ रहे थे नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते चले जा रहे थे और ठंड भी उतनी ही बढ़ी चली जा रही थी। अब दार्जिलिंग के रास्ते कई सारे छोटे बड़े कस्बे आपको रास्ते में ही मिल जाएंगे, जिनमें से खास है करशियोंग, सोनाडा और घूम।
कर्शियोंग को जहाँ लैंड ऑफ वाइट ऑर्किड्स के नाम से जाना जाता है, वहीं घूम फेमस है इंडिया के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। चलते चलते मैं आ पहुँचा हूँ कर्शियोंग। इस रूट पे दार्जिलिंग के बाद अगर कोई बड़ा शहर है तो वो है कर्शियोंग, और ये है कर्शियोंग का प्यारा सा छोटा सा रेलवे स्टेशन। बादलों में ढके हुए ये पहाड़ और ये ऊंचे ऊंचे पाइन के ट्रीज मुझे याद दिला रहे हैं या फिर एहसास दिला रही है कि यहाँ की खूबसूरती कितनी होगी। और ठीक सामने है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन घूम, जो है 7,460 फीट की हाइट पर, और जिसे क्रॉस करने के बाद आप एंटर करते हो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। सो फाइनली करीब 2.5 से 3 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं आ पहुंचता हूं दार्जिलिंग। और अब सीधा चलते हैं अपने होटल। तो अभी मैं अपने होटल में चेक इन कर चुका हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और इस होटल का नाम है होटल अजीलिया, जो कि जाकिर हुसैन रोड दार्जिलिंग में ही लोकेटेड है। यहाँ से मॉल रोड का वॉकिंग डिस्टेंस है 15 से 20 मिनट। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 बेड लगे हुए हैं और इधर भी है 2 बेड। यहाँ पे टीवी भी है, और यहाँ पे जो बालकनी है, दिस इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस रूम। यहाँ से पूरा व्यू है। अगर क्लियर वेदर रहता तो यहाँ से कंचनजंगा रेंज पूरा आपको दिखाई पड़ता है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम, और यहाँ से पूरा दार्जिलिंग शहर भी आप देख सकते हो। आप शायद सुन भी रहे हैं कि टॉय ट्रेन की आवाज़ आ रही है यहाँ से। अगली सुबह 4:30 बजे मैं निकलता हूँ दार्जिलिंग के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन टाइगर हिल के लिए, जहाँ से मुझे देखना था यहाँ की खूबसूरत सनराइज। आप दार्जिलिंग आए और टाइगर हिल से सनराइज नहीं देखा तो फिर क्या देखा। आज क्लियर वेदर होने के कारण यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। खैर, जो भी यहाँ पे आता है वो सनराइज देखने और माउंट कंचनजंगा के अलग अलग रंगों के छटा को देखने जरूर आता है। सुबह की पहली किरण जब माउंट कंचनजंगा पर पड़ती है, तब कंचनजंगा भी अलग अलग रंग से रंगा हुआ नजर आता है। कभी पिंक तो कभी ऑरेंज तो कभी गोल्डन तो कभी व्हाइट दिखाई देती है यहाँ से कंचनजंगा। और अगर वेदर साफ रहे तो यहाँ से आपको माउंट एवरेस्ट के भी दर्शन हो सकते हैं। लेकिन फॉग होने की वजह से मुझे माउंट एवरेस्ट तो नहीं दिखा, लेकिन कंचनजंगा का पूरा स्वरूप सामने देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि फ्यूचर में कभी कंचनजंगा ना भी देख पाए तो उसका मुझे कोई दुख नहीं होगा। जब तक आप इस पहाड़ को अपने नज़रों से खुद ब खुद ना देख लेते, आपको इसकी खूबसूरती का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। और आज कहीं जाकर के मुझे पता चला कि लोग कंचनजंगा देखने के लिए दार्जिलिंग क्यों आते हैं।
तो टाइगर हिल से सनराइज़ देख करके और कंचनजंगा का सबसे खूबसूरत नज़ारा देख करके अब हम जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट की तरफ। ये हमारे साथ हमारे ड्राइवर है। भैया अपना नाम बताइएगा ज़रा। मेरा नाम जुबेर रुम्बा है। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप 3 पॉइंट 7 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जो भी घूमना हो, साइट सीइंग करनी हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से घुमा देंगे, नॉट एज ए ड्राइवर बट एज ए गाइड टू। इनकी अपनी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हो। और इसके बाद वो व्यू पॉइंट देखना है, देख करके हम लोग जाएंगे बतासिया लूप और फिर घूम मोनास्ट्री और फिर वापस जाएंगे होटल। वहाँ से फ्रेश होकर के फिर बाकी के साइट सीइंग जो है इनके साथ ही मैं करूँगा। तो आगे चलते चलिए। अब मैं पहुंचा घूम मोनास्ट्री, जो दार्जिलिंग के 3 पॉइंट साइट सीइंग का दूसरा पॉइंट है। घूम मोनास्ट्री की कुछ अलग ही वाइब्स थी, एक अलग ही पीस थी यहाँ। यहाँ के दीवारों पर बने टिबेटन पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं और भगवान बुद्ध की प्रतिमा आपको एक अलग ही सुकून दिलाती है। इसके बाद मैं पहुंचा बतासिया लूप, जहां पर है एक वॉर मेमोरियल भी। दार्जिलिंग से घूम के रास्ते रेलवे रूट पर एक स्टीप इंक्लिनेशन देखा गया था। अगर इस स्टीप स्लोप पर ट्रेन दौड़ती तो उसके स्पीड को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होती। वैसे में इस गोलाकार लूप जैसा सेक्शन इस ट्रैक पर बनाया गया जिससे ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। तो कुछ इसी तरह से तैयार किया गया बतासिया लूप। और आज इस जगह पर मौजूद है एक सुंदर सा पार्क और एक वॉर मेमोरियल, जो है इन द मेमोरी ऑफ ऑल द गोरखा सोल्जर्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन डिफरेंट वॉर्स। इस वॉर मेमोरियल को 1995 में शुरू किया गया था और यहाँ से भी आपको दार्जिलिंग टाउन और कंचनजंगा के स्टनिंग व्यूज देखने को मिल जाते हैं। दार्जिलिंग एंटर करते करते मेरी नज़र पड़ती है यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मोनास्ट्री पर, डाली मोनास्ट्री। डाली मोनास्ट्री या फिर डाली गोम्पा 1971 में क्याब्जे थुक्से रिम्पोचे ने बनवाया था। 1993 में दलाई लामा भी यहाँ आकर रुके थे, इसलिए ये मोनास्ट्री काफ़ी फेमस है यहाँ के लोगों के बीच में। ये है डाली मोनास्ट्री, इसका मेन बिल्डिंग। और देख रहे इसका जो भी
डिज़ाइंस वगैरह बने हुए, काफ़ी सुंदर बने हुए, कितने अच्छे पेंटिंग्स बने हुए यहाँ पर। दार्जिलिंग जाने से ठीक पहले, मतलब दार्जिलिंग एंटर करने से ठीक पहले आपको ये दाली मोनास्ट्री मिल जाएगी। बतासिया लूप से जब आप दार्जिलिंग की तरफ आते हो तो रास्ते से आते समय आपको राइट हैंड साइड में आपको ये मोनास्ट्री देखने को मिलेगी। और एक बार अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर यहाँ पर आए और इस जगह को एक बार देखें, अच्छे से देखें। अब तक मैं 3 पॉइंट्स की जगह 4 पॉइंट कवर कर चुका था और अब मैं बाकी के पॉइंट्स कवर करने के लिए चल पड़ा। दार्जिलिंग की एक बहुत ही फेमस स्पॉट है रंगीत वैली रोपवे, लेकिन मैंने इसे स्किप करने का फैसला किया। यहाँ जाने का मतलब है आपको कम से कम 2 घंटे बर्बाद करना। तो अपने ये 2 घंटे बर्बाद ना करते हुए मैं आगे चला हैप्पी वैली टी एस्टेट की ओर। आ गए हम टी एस्टेट में। ये टी गार्डन है जिसका नाम है हैप्पी वैली और ये काफी खूबसूरत है, दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो लोग अपना जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो पहन करके फोटो वगैरह भी शूट कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, शायद 50 रुपीज लेते हैं एक ड्रेस का और एक। तो नेक्स्ट अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो हैप्पी वैली टी एस्टेट आके ये फोटोग्राफी जरूर करना। ये देखिए सबकी अपनी बारी बारी से फोटो खिंचाते हुए। Established in 1854, this is the second oldest tea estate of Darjeeling. It is spread over 440 acres और यहाँ करीब 1500 लोग काम करते हैं। हिल कार्ट रोड में लोकेटेड ये टी एस्टेट एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप दार्जिलिंग पे आ रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ बाहर आपको कई सारे टी शॉप्स मिलेंगे जहाँ आप चाय टेस्ट भी कर सकते हैं और चाय खरीद भी सकते हैं। यहाँ से लौटने के समय मैं पहुंचा तेंजिंग रॉक जो आता है HMI के अंतर्गत, यानी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। चाट है, भेल है, झालमुड़ी। ये तेंजिंग रॉक बाहर ही है। चलेगा सर। ठीक है। तो ही दही का भी अच्छे टेस्ट अच्छा है, टेस्टी है। आप अपने अंदाज के हिसाब से इसमें मिर्च मसाला जो है डलवा सकते हैं। एक प्लेट का 50 रुपीज प्राइस है, तो यहाँ एक बार ट्राई कर। और फाइनली दिस इज द फेमस जू ऑफ दार्जिलिंग, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये जू फेमस है, यहाँ रखे गए हिमालयन ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, एंटेलोप्स, हिमालयन आइबेक्स, कई अलग अलग प्रजातियों की हिमालय में पाई जाने वाली पक्षियाँ, यहाँ का रॉयल बंगाल टाइगर और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ है यहाँ पर देखने के लिए, जिसके लिए लोग दार्जिलिंग जू आना पसंद करते हैं, वो है द क्यूटेस्ट रेड पांडा। रेड पांडा एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो कि ईस्टर्न हिमालयाज में खास तौर पर पाई जाती है और यहाँ
इस जू में रेड पांडास के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर भी खोला गया है। इसी कैंपस में है बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। और इसी कैंपस में मौजूद है द मोस्ट फेमस HMI यानी कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहां मैं अब आगे चल पड़ा। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई थी 4 नवंबर 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और इसकी शुरुआत सर एडमंड हिलरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से किया गया। यहाँ पर माउंटेनियरिंग के काफ़ी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं और यहाँ के म्यूजियम में माउंटेन क्लाइंबिंग में यूज होने वाली सभी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और आज का फाइनल साइट सीइंग स्पॉट जो है जापानीज टेम्पल और पीस पगोडा, जिसे देखने में अब आ पहुंचा। इस पीस पैगोडा का आर्किटेक्चर कंप्लीट जापानीज स्टाइल में की गई है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसका फाउंडेशन स्टोन नवंबर 1972 में निशिदात्सु फूजी द्वारा रखा गया था और इसे बनाने में करीब 3 साल लगे थे, लेकिन इसकी शुरुआत 1992 में की गई। यहाँ भगवान बुद्ध के 4 अलग अलग मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जो भगवान बुद्ध के 4 अलग अवतारों को दिखाता है। साथ ही साथ भगवान बुद्ध के लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं को भी यहाँ दीवारों पर अंकित किया गया है। हमारा लास्ट स्पॉट 7 पॉइंट्स में से जापानीज टेम्पल और पीस पगोडा। ये मेरे पीछे है जापानीज टेम्पल और यहाँ अगर आप देख रहे हो पीछे में, तो दैट इज़ द पीस पगोडा। तो अभी इन दोनों जगहों को दिखा करके अब जाएंगे हम रेलवे स्टेशन की ओर। वहाँ पर इस पूरे ट्रिप को ख़त्म करेंगे, मतलब आज के 7 पॉइंट्स को ख़त्म करेंगे। दार्जिलिंग के सारे साइट सीइंग कंप्लीट हो चुके थे और शाम होने को थी। शाम ढलते ढलते मैं जा पहुंचता हूं दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन में, जहां बैठे बैठे मैं इंतज़ार कर रहा था किसी टॉय ट्रेन के आने का। काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर एक टॉय ट्रेन कहीं आता है, जो कि पूरे दिन की आखिरी टॉय ट्रेन थी जो स्टेशन पर आने वाली थी। और तब जाकर कहीं पूरा होता है मेरा ये परफेक्ट शॉट जो अभी आप देख रहे हो। दार्जिलिंग में शाम का वक्त बिताने के लिए सबसे बढ़िया जगह है यहाँ का चौरास्ता, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है दार्जिलिंग का मॉल रोड। और मॉल रोड जहां शुरू होती है वहीं पर मौजूद है ये क्लॉक टावर। ये है केवेंटर्स, दार्जिलिंग का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेस्टोरेंट, जो कि काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश टाइम में बना हुआ, और जहां पर लोग ब्रेकफास्ट करना ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज भी इंग्लिश ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा खाने के लिए। और जहाँ से केवेंटर स्टार्ट होती है वहीं से शुरू हो जाती है दार्जिलिंग की मॉल रोड, और यही है दार्जिलिंग का मॉल रोड और मॉल मार्केट। लेकिन यहाँ हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं दार्जिलिंग के चौरास्ता पर, विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट। तो ये चौरास्ता में हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे अपनी जो भी 2 व्हीलर हो, बाइक्स हो, कुछ भी हो, आपको खींच के ऐसे ले जाना पड़ता है। और ये प्रॉपर दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग का सेंट्रल पार्क बोल सकते हैं आप इसको। एंड यहाँ जो है आगे चल के आप यहाँ पे अपना लीजर टाइम स्पेंड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप सामने देख रहे हो। एंड यहाँ पे हर तरह से जो है सारे रास्ता आकर के मिलते हैं। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी सारी जगह है।
और ये है गोल्डन टिप्स। गोल्डन टिप्स जो है यहाँ पे आपको हर तरह के चाय मिल जाएंगे, हर वैरायटी के, हर रेंज के। तो आप अगर चाय लेना चाहो ऑथेंटिक दार्जिलिंग टी, यहाँ वाला तो पूरा सेट में आएगा। चाय का स्टार्टिंग है यहाँ पे रेंज 5500। यहाँ पे चाय का जैसे रेंज मिलता है, क्या क्या रेंज सेकंड प्लस का अभी आपको 160 से स्टार्टिंग आएगा 100। अच्छा, एंड फर्स्ट प्लस अभी आपको 250 से स्टार्टिंग आएगा। फर्स्ट प्लस तो बहुत ज्यादा काला नहीं होता, मतलब लाइट फर्स्ट रहता है। प्लस का जो चाय है वो आपको थोड़ा सा यूरो टाइप का कलर देगा चाय में। सेकंड प्लस का जो चाय है तो गोल्डन रोस्ट टाइप का कलर आएगा। अच्छा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है सेकंड प्लस समझ सकते हैं ना। बांग्ला बुके। अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अभी इन्होंने मुझे टेस्ट करवाया, ये यहाँ का ऑथेंटिक दार्जिलिंग टी है। ये फर्स्ट फ्लश है, सेकंड फ्लश। सेकंड फ्लश मैंने अभी यहाँ से लिया भी, परचेज भी किया, और ग्रीन टी भी एक पैकेट। तो रेट भी यहाँ पे काफी नॉमिनल है। एंड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ अगर आप आओ तो आप चाय टेस्ट करके उसके बाद परचेज कर सकते हो। तो फाइनली चौरास्ता में आ गया मैं, और यहाँ पर आकर के एक बेंच मिला मुझे यहाँ पे बैठने के लिए। और अभी मैं आपको ट्यूटोरियल ले गया था, जो कि एक्चुअली गोल्डन टिप्स का ही एक टी हैंग आउट है, आप बोल सकते हो। टी हैंग आउट टाइप ऑफ कैफे है, तो जहाँ बैठ के आप चाय ऑर्डर करके वहाँ की चाय टेस्ट भी कर सकते हो, प्लस वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। चाय के रेट्स भी मैंने दिखाया आपको, बताया भी कितने वैरायटीज ऑफ टी यहाँ पे अवेलेबल है। दार्जिलिंग के जो प्रॉपर है, जो ऑथेंटिक दार्जिलिंग टी है, आपको वहाँ मिल जाएगा। और चौरास्ता का ये जो मेन स्पॉट है, यहाँ पे कि लोग यहाँ पे हॉर्स राइडिंग करते हैं, जैसे वहाँ पे लोग कर रहे हैं। और यहाँ से विल बी मूविंग टुवर्ड्स द महाकाल टेम्पल एंड महाकाल मार्केट। तो वहाँ चलते हैं, देन फाइनली देखते हैं महाकाल मंदिर में दर्शन वगैरह करते हैं। यहाँ चौरास्ता के बीचों बीच लगी हुई है श्री भानुभक्त आचार्य की मूर्ति, जो एक नेपाली साहित्यकार थे, और इनको क्रेडिट जाता है रामायण को नेपाली भाषा में ट्रांसलेट करने का। और अब अंधेरा हो चुका था और मैं चला यहाँ की एक बहुत ही फेमस मंदिर में दर्शन करने, जो है महाकाल मंदिर, जो है ऑब्जर्वेटरी हिल पर, जो कि बिल्कुल मॉल रोड यानी कि चौरास्ता से बाजू में ही है। भगवान शिव को डेडिकेटेड इस मंदिर में आपको हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। और ये है होप ग्रीनरीज, जो करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और मॉल रोड के बीचों बीच लोकेटेड है। अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो इस बेकरी में आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये है दार्जिलिंग की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बेकरी। और यहाँ मिलेंगे आपको खाने के लिए वैराइटीज़ ऑफ केक्स, प्लम्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पर आप चाहे तो ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच भी कर सकते हो। और ये एक ऑथेंटिक जगह है जहाँ पर आप एक बार आ जाएंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ खाए बिना आप नहीं जा सकते, जैसा कि मैंने भी किया। मैंने अपने लिए लिया यहाँ पर एक एप्पल पाई, एक प्लम केक और क्रीम रोल, जिसके लिए देने पड़े मुझे 190 रुपये। शाम के वक्त
मॉल रोड और चौरास्ता का माहौल कुछ अलग ही रहता है। लोगों की चहल पहल, उनकी कभी न खत्म होने वाली बातें और चेहरे पर खुशी, सब इस शहर के मिजाज को बदल देता है। इस चौरास्ता में आपको मिल जाएगा ये टिबेट आर्ट्स, जो है एक एंटीक शॉप, और साथ ही साथ यहाँ आपको टिबेटन स्टाइल में बनी हुई ज्वेलरी और घर को डेकोरेट करने वाले आइटम्स मिल जाते हैं। लेकिन द प्राइस ऑफ दीज आइटम्स इज प्रेटी हाई। चौरास्ता पे ही है यहाँ की मॉल मार्केट, जहाँ आपको सस्ते में अच्छे गर्म कपड़े और ढेर सारे मोमेंटोज मिल जाते हैं, जिनको आप एक मेमोरी के तौर पे घर लेकर जा सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज। शिमला का रिज और दार्जिलिंग का ये चौरास्ता, इन दोनों में मुझे काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज दिखी। वैसे शिमला का रिज काफ़ी बड़ा है इससे, लेकिन यहाँ भी लोगों की भीड़ कुछ उसी तरह की थी जैसा शिमला में रहा करता है। शिमला के रिज की भांति दार्जिलिंग के चौरास्ते पर भी आपको ब्रिटिश टाइम के काफ़ी सारे बिल्डिंग्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ भी नो व्हीकल जोन है, जैसा आप आगे देख रहे हैं स्क्रीन पर। और साथ ही साथ शिमला के रिज में जैसे हॉर्स राइडिंग का मजा आप उठा सकते हैं, बिल्कुल चौरास्ता में भी आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। और शाम के वक्त जिस तरह शिमला के रिज में लोगों का चहल पहल रहता है, सेम टू सेम दार्जिलिंग के चौरास्ते पर भी रहता है। यहाँ लोग खाते पीते, गप्पे लड़ाते हुए काफी एंजॉय करते हैं। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये ट्रिप? दार्जिलिंग का ये सफर अब खत्म होने वाला था। 2 दिन कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। महीने भर ऑफिस में काम करने के बाद अगर कोई लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो दार्जिलिंग एक्सप्लोर करना काफी आसान हो जाता है। मैं तो दार्जिलिंग समर्स में आया हूँ, पर दार्जिलिंग विंटर्स में भी खूबसूरत लगती है। वैसे आपको कौन सा महीना अच्छा लगता है दार्जिलिंग जैसे सुंदर जगह में आने के लिए?